नहीं मोहन, आज रुकना नहीं है। अगर आज रुक गया तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बस थोड़ा और। मोहन कड़ी धूप में तड़के से खेत में अकेला काम कर रहा था। मोहन को काम करता देख गांव का एक आदमी उसके पास आता है। अरे भाई, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थकान नहीं हुई क्या? कुछ खा लो, उसके बाद काम कर लेना। नहीं भाई, मुझे खाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे बहुत मेहनत करनी है ताकि इस साल मेरी भी फसल देखकर जमींदार खुश हो और मुझे अच्छी जमीन दे दे खेती के लिए। बात तो तुमने सही कही मोहन। तुम गांव में इकलौते हो जिसे बंजर जमीन दी गई है खेती के लिए। तुम पर बहुत तरस आता है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। तुम्हारा शुक्रिया मित्र, पर तुम फिक्र मत करो, इस साल फसल उत्सव में लोग मेरी भी फसल खरीदने आएंगे, देखना तुम। इतना बोलकर मोहन खुशी खुशी अपना काम करने लगता है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि इस बार वो गांव के फसल उत्सव में, जो हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, में भाग लेकर रहेगा और अपनी एक पहचान बनाएगा। काम करते करते शाम होती है। मोहन का सहायक अपने घर जाने लगता है। चलो भाई, शाम हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। आज के लिए बहुत धन्यवाद मित्र। अंधेरा हो गया है, संभल कर घर जाना। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मोहन भी थकान और पसीने से लथपथ होकर अपने घर को जाता है। घर में उसकी पत्नी राधिका बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए आप, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है राधिका, इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक मैं बस आपको कड़ी मेहनत करते हुए ही देख रही हूँ, पर मेहनत का फल तो हमें कभी मिलता ही नहीं। मुझे लगता है ये गांव ही हमारे लिए मनहूस है। हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान, हमारी किस्मत ही हमसे रूठी हुई है, तो इसमें गांव का क्या दोष? यह सब मैं नहीं जानती। अगर इस बार भी फसल उत्सव में हमें नाकामी हासिल हुई तो हम गांव छोड़ देंगे। आपको मेरा ये फैसला मानना होगा। चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर इस बार भी फसल नहीं होगी तो हम हमेशा के लिए ये गांव छोड़ देंगे। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे वादा कर दिया। उसे लग रहा था कि इस बार वो बंजर जमीन में फसल उगा लेगा। मोहन आने वाले खतरे से अनजान होकर बेफिक्र हुए सो जाता है। अगली सुबह मोहन खेती करने के लिए घर से निकलने लगता है। तभी आंगन में उसके बीमार पिता उसे रोक लेते हैं। बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वो पिताजी, मैं खेती करने जा रहा था। इधर आ, कुछ समय अपने बूढ़े पिता के साथ बैठ तो सही। कितने दिन हो गए मैंने तुझसे सुकून से 2 पल बातें भी नहीं की। ये सुनते ही मोहन भावुक हो जाता है और अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। कहिए पिताजी, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कुछ नहीं बेटा, तू हमारे लिए जितना कर रहा है वही बहुत है। तू अपनी सेहत की फिक्र किए बिना हमारे लिए दिन रात काम करता है। देखना, भगवान तुझे एक दिन जरूर कामयाब बनाएगा। बस पिताजी, आपका आशीर्वाद और प्यार ही मुझे हिम्मत देता है। पता है बेटा, जब तेरी माँ जिंदा थी तो हम दोनों पूरे गांव में साथ घुमा करते थे। जब से तेरी माँ स्वर्ग सिधारी है, ये घूमने फिरने का शौक मिट गया है। पर इस गांव की मिट्टी मुझे हर वक्त तेरी माँ की याद दिलाती। मैं जानता हूँ पिताजी, आप इस गांव से बहुत जुड़े हुए हैं। आपका बचपन इसी गांव में बिता है। बात करते करते मोहन के पिता भावुक होकर रोने लगते हैं। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे मेरी जन्मभूमि से दूर मत करना। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कल बहू की बातें सुनी। तू कुछ भी करके अपना काम जमा ले, फसल उत्सव में शामिल हो जा। इस गांव में मुझे तेरी माँ की मौजूदगी महसूस होती है। मैं अपनी आखिरी सांस तक यही रहना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मोहन ने अपने पिता को दिलासा दिया। मोहन इस साल कैसे भी करके अपनी बंजर जमीन पे फसल का सोच ही रहा था, तभी जमींदार का नौकर हरिया वहाँ आता है। ए मोहन, चल, जमींदार ने तुझे मिलने बुलाया है। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अचानक जमींदार को मेरी याद कैसे आई? चुपचाप चल, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि यहाँ रुक कर तेरे सवाल का जवाब दूं। मोहन हरिया के साथ जमींदार के घर चला जाता है। वहाँ कुछ किसान पहले से ही मौजूद थे। मोहन उन सबको साथ देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है जमींदार साहब, आज सारे किसान भाइयों को एक साथ यहाँ क्यों बुलाए हैं?
तुम सब कान खोलकर सुन लो, मुझे कुछ दिनों के लिए अपना खेत खाली चाहिए। कोई खेती करने मत जाना। कुछ दिन सब आराम करो अपने घरों में। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? हम सब खेती नहीं करेंगे तो इतने दिनों तक खाएंगे क्या? आप एक साथ सभी से जमीन वापस क्यों ले रहे हैं? मुझसे सवाल जवाब मत कर। तेरी हैसियत नहीं है मेरे आगे आवाज उठाने की। वो मेरी जमीन है मेरा। जब मन करेगा मैं वापस लूंगा। मुझसे बहस मत कर। मालिक ऐसा मत कीजिए। खेत के कारण ही तो हमारा घर चल रहा है। अगर खेत ही नहीं रहेगा तो हमारा परिवार भूखा मरेगा। मैंने तुम सबके परिवार का ठेका नहीं लिया है। ये तुम्हारी परेशानी है। तुम जैसे चाहो अपने परिवार का पेट पालो। मैं अपनी सारी जमीनें वापस ले रहा हूँ। सारे किसान मायूस होकर घर के बाहर निकल जाते हैं। जमींदार के एक फैसले ने किसानों के पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। जमींदार के एक फैसले ने सबके मन में सवालों की बारिश कर दी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है जमींदार ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया। इस फैसले से तो उसका काफी नुकसान होगा। उसे हर महीने कर नहीं मिलेगा। हाँ वही ना, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर जमींदार ने अपना नुकसान क्यों किया? वो तो पाई भी सोच समझ कर खर्च करता था। भाई अब ये तो वही जाने। उसकी खेती थी, उसने वापस ले ली। हम कुछ नहीं कर सकते। सही कह रहे हो। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम सबको सब्र ही रखना होगा। सभी किसान निराशा और उदास चेहरा लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मोहन को इतने दिनों तक घर में बैठा देख एक दिन राधिका उससे पूछ ही लेती है। क्या बात है जी, आजकल आप घर पे ही रह रहे हैं, खेती करने नहीं जा रहे? वो भाग्यवान। मैंने सोचा थोड़ा काम काज से आराम ले लूं। मुझसे झूठ ना कहिए, मैं खूब जानती हूँ आपको। आप कभी अपनी जिम्मेदारियों से आराम नहीं लेते हैं। सच सच बताइए क्या बात है? राधिका के पूछते ही मोहन अपनी हिम्मत हार बैठता है। उसके मन का उबाल आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगता है। राधिका, सब बर्बाद हो गया। जमींदार ने सारे किसानों को काम से निकाल दिया। हम सब सड़क पे आ गए हैं। यह क्या अनर्थ हो गया? यही सच है। अब मैं पिताजी की दवाइयों का खर्च कैसे उठाऊंगा? तुम्हारी शर्त कैसे पूरी करूंगा? और घर कैसे चलाऊंगा? आप रोना बंद कीजिए, भगवान सब ठीक कर देगा। सुनिए, मेरे गहने हैं ना, हम गहने बेच देते हैं। वैसे भी मैं गहने नहीं पहनती। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे पिताजी की दवाइयों और घर खर्च के लिए पैसे निकल ही जाएंगे। नहीं राधिका, तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। वो गहने तुम्हारी माँ ने आशीर्वाद के रूप में तुम्हें दिए थे। मैं इतना लाचार नहीं कि तुम्हारी माँ की अमानत अपने फायदे के लिए बेचूं। मोहन ने राधिका को समझाया, उसके अंदर ये विश्वास जगाया कि वो बिना गहने बेचे भी अपनी परिस्थिति ठीक कर सकता है। फसल उत्सव का दिन करीब आने लगा था। वो हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलने लगा, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी रतन रहने आया। अरे भाई, ये सज्जनपुर गांव ही है ना? जी हाँ, ये हमारा प्यारा गांव सज्जनपुर ही है। वैसे आप कौन हैं? मैंने तो पहले कभी आपको गांव में नहीं देखा। दरअसल मैं गांव में आज ही रहने आया हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। शहर में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, पर मेरी माता श्री मुझसे रुष्ट होकर गांव आ गई है। ये गांव उनकी जन्मभूमि है। ओ अच्छा, चलो भाई, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी माताश्री आपको जल्दी मिल जाए और उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। शुक्रिया भाई। चलो मैं जरा गांव के मुखिया से मिलाता हूँ। कुछ दिनों के लिए यही रहना है तो किराए पे घर के लिए बात कर लूंगा मुखिया जी से। इतना बोलते ही रतन मुखिया से मिलने चला जाता है। रतन से मिलना मोहन की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। जिस वक्त मोहन रतन से मिला, उसी वक्त उसकी किस्मत ने रुख बदलना शुरू कर दिया था। पूरे दिन काम की तलाश करते करते रात होती है और मोहन थका हारा घर लौटने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा बीमार सड़क पे पड़ी मिलती है। हे प्रभु, ये बूढ़ी अम्मा कौन है और ऐसे सड़क पे बेहोश क्यों पड़ी है? मोहन उस बूढ़ी अम्मा के करीब जाता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। माँ जी उठिए, आपको क्या हुआ है? होश में आइए। मोहन के कई बार आवाज देने के बावजूद भी वो नहीं उठती है। मोहन का घर वहीं पास में ही था, इसलिए वो फौरन अपने घर जाकर पानी लाता है और उन बूढ़ी अम्मा को होश में लाने के लिए उनके ऊपर छिड़क देता है, जिससे तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। मैं कहाँ हूँ? माँ जी, आप सज्जनपुर गांव में हैं। फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए, आप मेरे घर चलिए। आप काफी कमजोर लग रही हैं। आज रात मेरे घर में ही ठहर जाइए। मोहन बिना उनकी पहचान जाने, बिना कुछ सोचे समझे इंसानियत के नाते उस बेचारी बूढ़ी अम्मा की मदद करता है। उन्हें अपने घर में पनाह देता है।
राधिका और पिताजी मोहन के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौन है जी, और आप इन्हें घर क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये बहन कौन है? मैंने इन्हें गांव में पहली बार देखा है। ये माताजी मुझे बाहर बेहोश मिली थी। अभी यह इस हालत में नहीं कि कुछ बता सके। काफी कमजोर लग रही है, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। ये तूने बहुत अच्छा किया, अपने संस्कार को अपनी गरीबी के आगे रखा। मुझे तुझ पर नाज है। माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। वे लोग पैसों के गरीब थे पर दिल के अमीर थे। उनकी दयालुता देखकर बूढ़ी अम्मा भावुक हो उठती हैं। आप सब कितने अच्छे और सच्चे हैं। एक अजान शख्स के बिना कोई स्वार्थ की मदद कर रहे हैं। आज भी इस दुनिया में इंसानियत बची है, ये मुझे आप लोगों को देखकर समझ आया है। उन तीनों ने अपनी भूख मारकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दिया। वो बहुत ही शांति से भोजन करके सो गईं, मानो जैसे कई दिनों से भूखी हो। भूख के कारण उन्होंने 3 लोगों का खाना अकेले ही खा लिया। सुबह हुई, सूरज सर पे आया। राधिका बूढ़ी अम्मा को जगाने लगी। माँ जी उठिए, नाश्ता बन गया है, कुछ खा लीजिए। राधिका के बार बार उठाने पर भी माताजी नहीं उठती हैं। तब राधिका को पता चलता है कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आइए, देखिए इन्हें क्या हो गया। मोहन फौरन दूसरे कमरे से बाहर निकलकर उनके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी घबराई हुई क्यों हो? माताजी को तो बहुत तेज बुखार है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है? मेरे पास तो अनाज तक लाने के पैसे नहीं हैं। इनके लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? सुनिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे गहने बेच दीजिए। वो गहनों से अगर किसी की जान बचती है तो हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर राधिका, इतना सोचिए मत, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। राधिका की बातें सुनकर मोहन अपनी जिद छोड़ देता है। कुछ देर बाद वो गहने बेचकर बूढ़ी अम्मा के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। वो दवाइयाँ खाती है और रात तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। वे दोनों पति पत्नी मिलकर कुछ दिनों तक उन बूढ़ी अम्मा की खूब देखभाल करते हैं, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मैं सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। अब मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं वादा करती हूँ तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? और आप हैं कौन? आपने अभी तक अपने बारे में कुछ बताया नहीं। बूढ़ी अम्मा जैसे ही अपने बारे में कुछ बताने जाती हैं, वैसे ही मोहन के पिता घबराहट हुए वहाँ आ जाते हैं। बेटा मोहन, बाहर देख, गांव वाले और जमींदार आकर शोर मचा रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मोहन अपने पिता के साथ बाहर निकलता है। बाहर जमींदार कुछ किसानों के साथ गुस्से में खड़ा होता है। मोहन, तुम तो बहुत शातिर निकले। अब तक तुम हमारे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया स्पष्ट कहिए, आखिर क्या बात है? मोहन, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे अपने बनने का नाटक करके हमारी ही पीठ में अब तक खंजर घोंप रहे थे। ऐसा क्यों बोल रहे हो मित्र? आखिर हुआ क्या है? तुमने गांव में चोरी की है। जमींदार साहब ने तुम्हें गहने बेचते हुए देखा था। मेरे घर में गहनों की चोरी हुई है। सच सच कहो, तुमने ही चुराया था ना? नहीं, ये झूठ है। वो गहने मेरी पत्नी के थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। चुप कर लालची इंसान, चोरी तुमने ही की है। मैंने तुम्हें काम से क्या निकाला? तुम चोरी पे उतर आए। आज से पहले तुम्हारे सर पे इतनी मुसीबतें आई। अगर तुम्हारे पास गहने होते तो तुम कब का बेच चुके होते। आप सब मेरे बेटे को गलत मत समझिए। वो निर्दोष है। मुझे अपने संस्कारों पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता है। यह सब तुम लोगों की मिली भगत है। मैं तो कहता हूँ इनके पूरे परिवार को पुलिस के हवाले कर दो। सबने जमींदार की बात सच मानी और मोहन को दोषी समझने लगे। शोर शराबे के कारण रतन भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ जमींदार साहब, इतना शोर किस लिए हो रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। हमारे गांव में चोर रहने लगे हैं। ये मोहन 1 नंबर का चोर है। क्या ये सच है? मैं तो मोहन को भला आदमी समझ रहा था। छी छी छी, लोग कितने अजीब होते हैं। सामने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे पाप करते हैं। सबके साथ साथ रतन ने भी मोहन को खरी खोटी सुनाना शुरू किया। सबके ताने सुनकर मोहन की हिम्मत टूटने लगी। उसका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठने लगा था। तभी राधिका के साथ बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है।
शांत हो जाओ सब। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने सच्चे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? माँ, आप यहाँ? मैं इतने दिनों से आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं। नालायक, तू फिर लोगों की बातों में आकर निर्दोष को गलत समझ रहा है। इसी कारण मैं तुझसे गुस्सा होकर गांव लौटी थी। माँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि मोहन ने कोई चोरी नहीं की है। वो गहने इसकी बीवी के थे। इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए गहने बेच डालो और तुम सब ऐसे भले परिवार के ऊपर शक कर रहे हो। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। मुझे माफ करना मोहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी माँ का ध्यान रखा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। रतन गांव का सबसे धनी व्यापारी था। इस कारण जमींदार उसके और उसकी माँ के आगे कुछ बोल न सका। रतन की माँ ने सबको सारी बातें बताई। सबने मोहन से अपने बुरे बर्ताव को लेकर माफी मांगी। मुझे भी माफ कर देना मोहन। मैं जमींदार की बातों में आकर तुम्हें चोर समझ बैठा था। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम निर्दोष हो तो मेरे घर में किसने चोरी की? उस चोर की वजह से मेरे चरित्र पे धब्बा लगा है। मैं उस चोर को जरूर ढूंढ निकालूंगा। सबकी आंखों से पर्दा हटा और सब अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद मोहन ने रत्न और उसकी माँ को अपने घर में बिठाया ताकि वे लोग आपस की सारी रंजिशें दूर कर सके। रतन बेटा, शहर में तू अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी माँ के साथ समय भी नहीं बीतता था। और तो और तूने किसी और की बातों में आकर कई सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया। बस यही वजह थी कि मैं शहर में रहना नहीं चाह रही थी। मुझे माफ करना माँ। तेरे आने के बाद मैंने पूरी जांच पड़ताल की, तब मुझे पता चला कि वो सारे मजदूर निर्दोष थे। सामान में मिलावट तो मुंशी करता था। मुझे अच्छा लगा यह देख करके आपने अपने बेटे को माफ कर दिया। मोहन, तुम्हारे सर पे इतना बड़ा दाग लगा है, अब तुम क्या करोगे? मुझे अब जमींदार पे शक हो रहा है। उसने बिना वजह सबसे जमीन छीन ली और अब सारे गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मोहन को जमींदार पे शक हुआ। रात हुई। मोहन और रत्न जमींदार के घर के बाहर छुपकर नजर रखने गए। खिड़की खुली थी। अंदर जमींदार और उसका नौकर बात कर रहा था। मालिक, आपके कहने पे मैंने चोरी की, पर वो मोहन तो बच निकला। मैंने सोचा था कि मैं मोहन को चोर साबित करके जेल भेज दूंगा, जिससे सारे गांव वालों का ध्यान उसके ऊपर रहेगा और हम खेतों में नशीले पदार्थ उगाकर खूब पैसे कमाएंगे। पर उस रतन की माँ ने मेरे षड्यंत्र पे पानी फेर दिया। मोहन और रतन ने सारी बातें सुनी। आखिरकार मोहन को पता चला कि जमींदार अपने खेतों में नशीले पदार्थ की खेती करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जमीन वापस ली थी। अगले ही सुबह रतन और मोहन ने सारे गांव को सच बताया और जमींदार को उसके नौकर के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रिया रतन सेठ, आपके कारण मैं दोषी को पकड़ सका। आज से हम दोनों मित्र हैं। मेरे पास मेरे पुरखों की एक जमीन है इस गांव में। मैं तो अपनी माँ के साथ शहर वापस लौट रहा हूँ, तो अब तुम ही उस जमीन की देखरेख करना। रतन ने खुशी खुशी अपने पुरखों की जमीन मोहन के नाम कर दी। मोहन ने बाकी किसान भाइयों को अपने साथ काम में रखा। भगवान की दया से मोहन का जीवन सुखद हुआ और उसने फसल उत्सव की प्रतियोगिता भी जीत ली। रामनगर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था, जो इन दिनों कड़कड़ाती ठंड और गहरे कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था, जहां अधिकतर लोग खेती या वनों से लकड़ी लाकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव के किनारे पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसकी छतों पर पाला जमा था। इसमें लकड़हारा रुपेश अपनी पत्नी रूपाली और अपने एक बेटे के साथ रहता था। रुपेश मेहनती तो था, पर उसकी किस्मत जैसे बर्फ की तरह जमी हुई थी। वह जब भी जंगल में लकड़ी काटने जाता, उसे ओस से भीगी हुई गीली लकड़ियां ही मिलती। एक दिन सुबह जब सूरज भी कोहरे के पीछे छुपा था, रुपेश अपनी पुरानी और जंग खाई कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए खाली पेट और ठंड से कांपते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म करते हुए सोच रहा था। आज थोड़ा जल्दी निकला हूँ, शायद आज कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाए जो इस ओस से बची हो। बहुत दिनों से खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। अब बच्चों की आंखों में जो उम्मीद देखता हूँ, वो इस ठंडी हवा की तरह दिल को कचोटती है। जंगल में पहुंचकर रुपेश इधर उधर भटकता रहा। कभी किसी सूखे पेड़ के पास जाता, तो कभी बर्फ जैसी ठंडी झाड़ झंखाड़ के बीच में घुस जाता। लेकिन हर जगह वही हाल, या तो लकड़ियां बर्फीली बारिश से गीली थीं, या पहले से कोई काट चुका था। उसे आज भी कोई अच्छी लकड़ी नहीं मिलती है। वह थक हार कर ठिठुरते हुए खाली हाथ ही घर की तरफ लौटने लगा। सामने से गोविंद लकड़हारा आता दिखा। उसके सिर पर सूखी लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था। उसने मोटा लोई ओढ़ रखा था
और चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। गोविंद रुपेश को खाली हाथ ही लौटते देख बोला, अरे रुपेश भैया, फिर से खाली हाथ? तुम तो अब इस पाले में जमने का टाइम टेबल ही बना लो। इतनी देर से आओगे तो सूखी लकड़ी क्या, सूखी टहनी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो आदत हो गई है खाली हाथ जाने की। क्या करूं गोविंद भैया, मनचाही सूखी लकड़ी ही नहीं मिलती। मैं जंगल आता हूँ, उससे पहले ही कोहरे का फायदा उठाकर लोग अच्छी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। जंगल किसी के बाप का थोड़ी ना है। जो इस ठंड में पहले आए वो ज्यादा पाते हैं। तुम तो रोज धूप निकलने का इंतजार करते हो, फिर शिकायत कैसी? इतना कहकर गोविंद हंसता हुआ आगे बढ़ गया। रुपेश चुपचाप अपने घर लौटने लगा। घर पर रुपेश की पत्नी रूपाली और उसका बेटा ठंड से सिकुड़े हुए बाहर खड़े उसकी राह देख रहे थे। अरे आ गए आप, और आज फिर से खाली हाथ लौट आए। इसका मतलब आज फिर चूल्हा ठंडा ही रहेगा। ऐसे इस भीषण ठंड में काम कैसे चलेगा? क्या करूं भाग्यवान, न सूखी लकड़ियां मिली न उम्मीद। एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी मैं लकड़ियां काट सकूं। जंगल भी अब जैसे इस बर्फीली हवा की तरह टूटा हुआ है। हम तो सोच रहे थे कि आप लकड़ी बेचकर कुछ पैसे लाएंगे और आज रात हम भरपेट गर्म खाना खा पाएंगे। अब घर में राशन भी खत्म होने को है। मैं क्या करूं रूपाली, रोज तो इस कड़कड़ाती ठंड में मेहनत करता हूँ, मगर नसीब ही साथ नहीं देता। बाकी सभी लकड़हारों को सूखी लकड़ी मिलती है, सभी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। एक मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। इसके बाद घर में जितना थोड़ा राशन था वे लोग उसका खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रुपेश पहले से भी ज्यादा जल्दी उठता है। जब ओस की बूंदें पत्थर जैसी ठंडी गिर रही थीं, कुल्हाड़ी लेकर घने अंधेरे और कोहरे में ही जंगल की ओर चल पड़ता है। आज कोई मुझसे पहले नहीं पहुंचेगा। आज मैं बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। आज तो लकड़ियों की कमी नहीं होगी। पर जंगल में पहुंचकर देखा तो वही हाल, लकड़ियां पहले से काट ली गई थीं। रुपेश यह देख के दुखी हो जाता है। ये क्या, मैं तो सूरज उगने से बहुत पहले आ गया और फिर भी सारे पेड़ कटे हुए हैं। तभी उसे सामने से मंगल लकड़हारा आता दिखा, जो लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी खींचता हुआ आ रहा था। उसके मुंह से भाप निकल रही थी। उसे देखकर रुपेश उससे बोला, क्या मंगल भाई, इतनी सुबह सुबह ये सब कैसे कर लिया? इस बर्फीली रात में इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट ली इतनी जल्दी? अरे भाई, मैं तो रात के कड़ाके की ठंड में ही आ जाता हूँ। जब सब रजाई में सो रहे होते हैं तब मैं लकड़ी काटता हूँ। सुबह तो पूरा जंगल भर जाता है लकड़हारों से, इसीलिए मैं रात में ही आकर लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ। लगता है ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं इतनी जल्दी आया, सोचा आज तो अच्छी लकड़ियां मिलेंगी, पर यहाँ तो मुझसे ही पहले रात की ओस में लकड़ियां काट ली गई है। अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आता। माफ करना भाई, तुम्हें लकड़ी देने का मन तो है, पर इस बार इस ठंड की वजह से मेरे घर में भी बहुत जरूरत है, इसलिए माफ करना, मैं लकड़ियां नहीं दे सकता। इतना कहकर मंगल लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर चला गया और रुपेश रोज की तरह घूम फिर कर मायूस होकर घर लौट आया। ऐसे ही दिन बीतते गए। रुपेश को लकड़ियां नहीं मिली। घर में राशन खत्म हो गया था। बच्चे भूखे पेट और ठंड में सोने लगे। सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब भी अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो हम सबको इस ठंड में भूखा ही मरना पड़ेगा। मुझे अब कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, वरना हम सब भूखे और ठंड से मर जाएंगे। हमेशा की तरह रुपेश आज भी एक उम्मीद लिए जंगल की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक व्यक्ति बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर बैठा कराहा रहा है। पास जाकर देखा तो वह एक कीमती कपड़ों में सजा हुआ व्यक्ति था। उसे देखकर रुपेश बोला, मुखिया जी, आपको क्या हुआ? आप इस ठंड में जमीन पर ऐसे क्यों करा रहे हैं? अरे भाई, मेरी मदद करो। मैं शिकार पर निकला था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से इस फंदे में फंस गया हूँ और ठंड के मारे मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं अभी आपको निकालता हूँ। रुपेश ने सावधानी से फंदा खोला, मुखिया का पैर बाहर निकाला और उसने अपने गर्म गमछे से पट्टी बांध दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है, वरना मैं इस ठंड में यहीं दम तोड़ देता। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो?
मेरा नाम रुपेश है मुखिया जी। मैं रामनगर का एक लकड़हारा हूँ। रोज इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आता हूँ। फिर रुपेश अपनी सारी बात मुखिया जी को बताता है। रुपेश, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से उत्तर दिशा का मेरा जंगल केवल तुम्हारे लिए आरक्षित है। वहाँ अब तुम्हारे सिवा कोई और लकड़ी नहीं काटेगा। मुखिया जी की यह बात सुनकर रुपेश बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत आभार मुखिया जी। आपने मुझ जैसे गरीब की जिंदगी बदल दी। मैं इतने दिनों से इस पाले और ठंड में काफी परेशान था। आज अगर आप नहीं मिलते तो हमारे पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। मुखिया जी द्वारा दिया गया जंगल रुपेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अगले दिन वह बड़े ही विश्वास और जोश के साथ उस विशेष जंगल में पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। ऊंचे पेड़ों पर सफेद ओस जमी थी, पर वे सूख चुके थे। अरे वाह, कितना सुंदर और शांत जंगल है। चारों ओर ऊंचे, मजबूत और सीधे खड़े पेड़। इनसे तो खूब लकड़ी मिलेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज हमें खाली पेट इस ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। चलो अभी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। रुपेश ने एक मजबूत पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। कुल्हाड़ी जैसे बर्फ पर लगकर फिसल गई, जिसे देख रुपेश दंग रह गया। अरे ये क्या, मैंने तो आज ही कुल्हाड़ी की धार तेज की थी, फिर भी इस पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा। रुपेश ने फिर से कुल्हाड़ी चलाई, पर पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरे पेड़ पर कोशिश की, फिर तीसरे पर, लेकिन हर जगह वही हाल। पेड़ जैसे लोहे की तरह ठंडे और सख्त थे। रुपेश को घबराहट होने लगी। ये क्या, एक भी पेड़ पर कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं हो रहा। कहीं मुखिया जी ने मुझे कोई बंजर या जादुई जंगल तो नहीं दे दिया। अब क्या होगा? बच्चों के लिए यही तो उम्मीद जागी थी। तभी पीछे से एक मधुर और शांत स्वर आया, जो ठंडी हवा की सरसराहट के बीच से गूंजा। पुत्र, वह पेड़ ऐसे नहीं कटेगा। रुपेश पीछे मुड़ा तो देखा एक वृद्ध खड़ा है, जिसकी मूंछ बर्फ जैसी सफेद थी। प्रणाम बाबा, आप कौन हैं और यह पेड़ कैसे कटेगा फिर? मैं इस वन का रक्षक हूँ, तपोवन बाबा। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। इसकी रक्षा वर्षों से मैं कर रहा हूँ। परंतु बाबा, इस जंगल से लकड़ियाँ काटने का अधिकार मुझे मुखिया जी ने दिया है। मुझे लकड़ी काटनी है। मेरा परिवार इस ठंड में भूखा है। फिर रुपेश ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुना दी। गरीबी, बच्चों की भूख, दूसरों का ताना और अब उम्मीद का अंतिम सहारा। तपोवन बाबा ने गहरी ठंडी सांस ली और बोले, तुम सच्चे और मेहनती लगते हो पुत्र, इसलिए मैं इस वन को तुम्हारे लिए खोलता हूँ, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त बाबा? तुम केवल उतनी ही लकड़ी काटोगे जितनी जरूरत हो, और जब कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी मदद अवश्य करोगे। अगर तुमने लोभ किया या पेड़ों का दोहन किया तो यह जंगल फिर से बर्फ की तरह सख्त होकर बंद हो जाएगा। बिल्कुल बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं जरूरत से अधिक लकड़ियाँ कभी नहीं काटूंगा और जरूरतमंद की मदद भी करूंगा। रुपेश ने उस दिन जरूरत भर की लकड़ी काटी, बाजार में बेची और पहले दिन ही उसे दुगने पैसे मिले। घर पहुंचते ही उसने आटा, चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, बच्चों के लिए गुड़ और रूपाली के लिए एक मोटी ऊनी रजाई ली। लो रूपाली, आज तुम्हारे और बच्चों के लिए सब लाया हूँ। इस ठंड के लिए ढेर सारा राशन और गर्म कपड़े। आज पूरा बाजार ही खरीद लाया। हे भगवान, क्या यह वही रुपेश है जो कल तक खाली हाथ लौट रहा था? लगता है कोई चमत्कार हो गया है। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चमत्कार नहीं भाग्यवान, यह एक सच्चे मुखिया जी और एक बाबा की कृपा है जो हम पर हुई है। फिर रुपेश ने रूपाली को सारी बात विस्तार से बताई, मुखिया जी से लेकर तपोवन बाबा तक। कुछ दिनों तक रुपेश लकड़ियां काटता रहा और अच्छी कमाई करता रहा। एक दिन उसने विचार किया, अगर मैं इन लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाऊं तो दाम और अधिक मिलेगा। बाजार में इस भीषण ठंड में कोयले की भारी मांग है, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। और फिर क्या था, रुपेश ने अगले ही दिन से यह प्रयोग शुरू कर दिया। लकड़ियों को सही तरीके से सुलगाकर उनका कोयला तैयार करने लगा। धीरे धीरे उसका कोयला बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव के व्यापारियों में उसके कोयले की चर्चा होने लगी। रुपेश भैया का कोयला आसपास में सबसे बढ़िया है। धुआं कम और कड़ाके की ठंड में गर्मी ज्यादा देता है। हाँ भैया, उसके कोयले का कोई मुकाबला नहीं। पता नहीं वो इतनी अच्छी लकड़ियाँ कहाँ से लाता है जो इतनी ज्यादा आंच देती हैं। देखा रूपाली, अब लोग मेरे नाम से कोयला खरीदते हैं। मेरा कोयला बनाने का विचार इस सर्दी के मौसम में कितना सही साबित हुआ। हाँ, सच कहा आपने।
अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हम थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में रुपेश ने अच्छा धन जोड़ लिया। उसने अपने मिट्टी के घर को तोड़कर पक्के ईंटों वाला 2 मंजिला मकान बना लिया। गेट पर टीन की छत, अंदर पानी का हैंडपंप और बाहर लकड़ियों का बड़ा स्टोर। अब उसे ठंडी रातों का डर नहीं था। अरे यह वही रुपेश है ना जिसका लोग मजाक उड़ाते थे? अब देखो तो सही, इसने तो कोठी बना ली है। भाई, ये इसकी मेहनत और समझदारी का नतीजा है। इसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस प्रकार से पूरे गांव में रुपेश की चर्चा होने लगी। एक दिन अचानक गांव में जोरदार बर्फीली बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिन बारिश होती रही। सारे लकड़हारों की लकड़ियां भीग गईं। जंगल में सारे पेड़ भी पानी और पाले से लथपथ हो चुके थे। अब क्या करें? सारी लकड़ियां तो गीली हो गई हैं। इस ठंड में चूल्हा भी नहीं जल रहा। अब इन्हें बेच भी नहीं सकते। उस रुपेश के पास तो सूखे कोयले और लकड़ियों का भंडार है। वही हमारी मदद कर सकता है। चलो चलो फिर रुपेश के पास ही चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। इसके बाद वे सब रुपेश के घर पहुंचे। बाहर तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। रुपेश भैया, हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमारी सारी लकड़ियां भीग गई हैं और जंगल में भी पानी भरा पड़ा है। थोड़ा सूखी लकड़ी दे दो ताकि हम भी बाजार में बेच सकें और अपने घर के लिए कुछ ला सकें। अच्छा, अब याद आए हम जब मैं पाले में भटक रहा था और खाली हाथ लौटता था, तब तुम ही हंसते थे ना। और अब आप लोगों को मुझसे मदद चाहिए। चले जाओ यहाँ से, नहीं दूंगा एक टहनी भी। निकलो यहाँ से इस ठंड में। वे सब निराश होकर ठिठुरते हुए लौट गए। तभी उसकी पत्नी रूपाली बोली, सुनिए जी, जब सबने आपका मजाक उड़ाया तब हमें दुख हुआ, लेकिन अगर हम भी वैसा ही करें तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उनमें? फर्क इतना ही है कि अब मैं कमजोर नहीं हूँ और मदद उसी की जाती है जो अपनों को समझे। उन्होंने मेरी भी बुरे समय में मदद नहीं की। अब रुपेश दिन रात लकड़ी काटने और कोयला बनाने में लग गया। उसे पैसे की इतनी आदत हो गई कि वह जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने लगा। जंगल में अब गिनती के ही पेड़ रह गए थे जो ठंड में ठूंठ जैसे लग रहे थे। अब जो भी बचा है सब काट लेता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। एक दिन बारिश की वजह से रुपेश की कुछ लकड़ियां गीली रह गई थी। रुपेश ने सोचा कि कोयला नहीं बना तो लकड़ी ही बेच दूं। वह लकड़ियां लेकर बाजार चला गया। बाजार में एक बुजुर्ग व्यापारी आया। वह दुर्लभ वस्तुओं का ज्ञानी था। वह रुपेश के पास आकर बोला, भैया, ये लकड़ियाँ कितने की हैं? जो आप उचित समझो दे देना। वैसे भी ये गीली है, इनका कोयला नहीं बन सका, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। बुजुर्ग व्यापारी ने एक लकड़ी को उठाया और उसे सूंघने लगा। सूंघते ही वह कोहरे के बीच चौंक पड़ा। अरे ये तो चंदन है और तुम इसे जलाकर कोयला बना रहे थे, मूर्ख आदमी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये चंदन था? हाँ, यह कीमती सुगंधित चंदन है। इसकी गर्मी और खुशबू का मूल्य हजारों में होता है और तुम इसे जलाकर राख बना रहे थे। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर बुजुर्ग व्यापारी चला गया। रुपेश ठंडी जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से जला दी। तभी पीछे से वही रहस्यमय आवाज आई जो उस दिन जंगल में आई थी। उसने देखा तो उसके सामने तपोवन बाबा खड़े थे। उनके चारों ओर धुंध छाई थी। मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि जरूरत से ज्यादा मत काटो और दूसरों की मदद करो, पर तुम लोभी बन गए, दूसरों को तिरस्कृत किया। अब देखो, वह चंदन जो तुम्हें लखपति बना सकता था, तुमने उसे राख में बदल दिया। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच में सब भूल गया। मुझे ज्यादा पैसों का मोह हो गया था। अब तुम्हारे लिए वह जंगल भी बंद हो गया है। पेड़ खत्म, सौभाग्य समाप्त। अब तुम कभी उस जंगल से लकड़ियां नहीं काट पाओगे। वहाँ अब सिर्फ बर्फ और सन्नाटा होगा। इतना कहकर तपोवन बाबा वहाँ से चले गए। रुपेश घंटों तक उसी बर्फीली जगह पर बैठा रहा जहाँ वह कभी पूरे विश्वास के साथ पेड़ काटा करता था। अब वहाँ ना कोई पेड़ बचा था, ना उम्मीद। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। चंदन को जलाकर राख बना दिया। वो जो भगवान का दिया एक वरदान था, उसे अपने लालच से खत्म कर दिया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतनी महंगी लकड़ी को जलाकर राख कर दिया। रुपेश उदास मन से घर लौटा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि कुछ बहुत बड़ा खो चुका है। वह ठंड से ज्यादा गम से कांप रहा था। क्या हुआ?
आप इतने थके हुए और उदास क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? रुपेश ने धीरे धीरे सारी बात रूपाली को बताई। चंदन की पहचान, बुजुर्ग व्यापारी की बात और तपोवन बाबा की डांट। आपने गलती की, पर गलती तो हर इंसान से हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर मैं अपने लालच में अंधा हो गया था रूपाली। जो मदद मांगने आए उन्हें अपशब्द कहे। जब मुझे जरूरत थी तब सबने ताना मारा, लेकिन क्या मैं उनसे अलग था? मैं भी वैसा ही बन गया। अगर आप अब भी कुछ अच्छा करना चाहें तो अभी भी समय है। हो सकता है जंगल ना रहे, पर सेवा का रास्ता अब भी खुला है। अगले दिन रुपेश ने अपना पुराना गट्ठर और कुल्हाड़ी उठाई और गांव की बर्फीली गलियों में घूमने लगा। वो हर उस लकड़हारे के पास गया जिसे उसने पहले मना कर दिया था। गोविंद भाई, मंगल भाई, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। जब आप सबको इस कड़ाके की ठंड में मेरी जरूरत थी तब मैंने मुंह मोड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं रुपेश भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब तो आप बहुत बड़े आदमी हो चुके हो। हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं। नहीं गोविंद, मैं अब वही हूँ जो पहले था, एक गरीब लकड़हारा। बस फर्क ये है कि मैंने अपने घमंड और लालच से अपना भाग्य जला डाला। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से इंसान बन सकूं, मददगार इंसान। ये सुनकर सबकी आंखें भर आईं। आप जैसा ईमानदार आदमी हमने कभी नहीं देखा भैया। जो अपनी गलती खुले दिल से स्वीकार कर ले वही असली इंसान होता है। हम सब मिलकर फिर से पेड़ लगाएंगे। जिस जंगल ने हमें जीवन और ठंड में गर्मी दी, अब हमारी बारी है उसे जीवन देने की। फिर सबने मिलकर पुराने जंगल में जहाँ पाला पड़ा था पौधे लगाने शुरू किए। हर दिन कुछ लोग समय निकालकर जंगल को नया रूप देने में लग गए। कुछ महीनों में जब बसंत आया, वह उजड़ा हुआ जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। एक सुबह रुपेश पौधों को पानी दे रहा था कि तभी पीछे से वही शांत स्वर सुनाई दिया। पुत्र, मैं तुम्हारे अच्छे विचारों से प्रसन्न हुआ। अब तुम फिर से उसके योग्य हो गए हो। बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और उसका फल भुगता। अब मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ ताकि अपनी आत्मा को फिर से पवित्र कर सकूं। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। दक्षिण दिशा में एक और जंगल है जहाँ चंदन के पेड़ हैं, परंतु अब तुम केवल व्यापार नहीं करोगे। तुम वहाँ से प्राप्त होने वाली धनराशि का एक भाग जरूरतमंदों की सेवा में लगाओगे और इस ठंड में गरीबों के लिए वस्त्र और भोजन का प्रबंध करोगे। आपका आदेश सर माथे पर बाबा। रुपेश अब फिर से चंदन की लकड़ी की पहचान करके उसका उचित उपयोग करने लगा, लेकिन इस बार वह कमाता भी था और जरूरतमंदों की सहायता भी करता था। उसने खूब सारे पेड़ भी लगाए। गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। अब गांव में लोग उसे वन सेवक रुपेश के नाम से जानने लगे। एक दिन मुखिया जी फिर से रामनगर आए। जब उन्होंने देखा कि रुपेश अब गांव का सबसे इज्जतदार और प्रिय व्यक्ति बन गया है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। रुपेश, तुमने सिर्फ लकड़ी नहीं काटी, अपने कर्मों से अपनी किस्मत तराशी है। तुम्हें देखकर गर्व होता है कि मैंने अपना जंगल सही हाथों में सौंपा है। यह सब आपके आशीर्वाद और तपोवन बाबा की सीख से ही संभव हो सका है मुखिया जी। मुखिया जी ने रुपेश को अच्छे पुरस्कार दिए और सारे वन सौंप दिए। एक गांव में एक गरीब किसान गोपाल रहता था। गोपाल को हर बरसात में अपने कच्चे घर के गिर जाने का डर सताता था। मेघा, बारिश आने वाली है। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं इस बार भी हमारा घर गिर गया तो हम क्या करेंगे? हमारे घर की छत घास की है और इसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी है। कहीं इस बरसात में कुछ अनर्थ ना हो जाए। डर तो मुझे भी लग रहा है जी, पर अब हम क्या करेंगे जी? मैंने सरपंच जी से बात तो की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया था कि वह मेरे घर पर लोहे की चादर डलवा देंगे और छत पक्की हो जाएगी। लेकिन पूरा 1 साल होने को आया है, वह काम तो अब तक नहीं हुआ। वो सरपंच बस राजनीति करता है जी, वो गरीबों की मदद नहीं करता। हमारी मदद तो भगवान भी नहीं कर रहा है मेघा। जैसे ही बारिश का मौसम बनता है मुझे डर लगने लगता है। हर बारिश में हमारी छत टपकती है, आधे से ज्यादा पानी अंदर आ जाता है और यह मिट्टी की कच्ची दीवारें गिरने लगती हैं। पिताजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप एक बार सरपंच जी से बात करके देखिए ना। हाँ हाँ बेटा, सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम
तुम्हें आज ही जाना चाहिए और सरपंच जी से बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर आता हूँ। गोपाल सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है। सरपंच जी, इस गरीब की फरियाद सुन लीजिए। अरे आओ आओ गोपाल, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बताओ क्या समस्या है? सरपंच जी, 1 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर की छत लोहे की चद्दर से पक्का कर देंगे। फिर पानी नहीं टपकेगा, लेकिन बारिश अब शुरू होने वाली है और अभी तक मेरी छत कच्ची है। मेरा घर गिर जाएगा, मैं कहाँ रहूंगा? अरे हाँ हाँ गोपाल, तेरी बातों से मुझे याद आया। तूने मुझे ये कहा तो था, लेकिन देख गोपाल, गलती तेरी है। मैं किस किस की समस्या याद रखूंगा? अब इतनी सारी चीजों में तेरी बात मैं भूल गया और तूने मुझे याद ही नहीं कराया। लेकिन सरपंच जी, समस्या का निवारण करना तो आपका काम है। मैं बार बार आपको कैसे कह सकता था? लेकिन याद दिलाना तो जरूरी है ना। अगर तू मुझे याद दिलाता तो अब तक तो तेरी छत बन चुकी होती। लेकिन चल कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ और फिर तुझे बताता हूँ। ठीक है सरपंच जी, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। अब जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा। हाँ हाँ गोपाल, तुम चिंता मत करो। गांव वालों की समस्या का समाधान करना ही तो मेरा परम कर्तव्य है, वरना मेरा इसमें क्या ही फायदा। तो ठीक है सरपंच जी, चलता हूँ। आप मुझे निर्णय करके बताइए आगे क्या करना है। तू बेफिक्र होकर चला जा, मैं तेरे घर तुझे बताने आऊंगा। ठीक है सरपंच जी। देखो तो सरपंच कितना झूठ कहता है कि गांव वालों की भलाई के लिए सरपंच बना है। मैंने तो इसे किसी का भला करते नहीं देखा, उल्टा ये हमेशा गांव वालों को लूटता ही है। क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे हो गोपाल? मुझे बताओ क्या समस्या है? अरे जमींदार जी, बस समस्या ही समस्या है। एक तो मेरे घर की घास फूस वाली छत ने मुझे परेशान कर रखा है और उसके गिरने का डर है मुझे। तूने सरपंच जी को नहीं कहा क्या? कहा तो है, उन्होंने कहा वो निर्णय करके बताएंगे। गोपाल, सरपंच जी बेहद भले आदमी हैं, वह तेरा काम जरूर करेंगे। उम्मीद तो मुझे भी यही है। एक छत मिल जाए उतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तू फिक्र मत कर, तेरी छत बन जाएगी। ठीक है जमींदार जी, चलता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने काम से कहीं जा रहा था, फिर मिलते हैं। गोपाल अपने घर की तरफ चल देता है और जमींदार सरपंच के घर पर पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव वालों की समस्या का निवारण नहीं हो रहा। क्या भाई जमींदार, अब तुम भी मुझे ताने मारोगे क्या? मैं गरीबों की समस्या सुनने के लिए सरपंच नहीं बना हूँ, बल्कि अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए बना हूँ। और तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है? सरपंच जी, यह बात मुझसे बेहतर कौन जानेगा? रास्ते में गोपाल मिला था, बड़ा दुखी लग रहा था। कह रहा था सरपंच जी से बात करके आया हूँ, जल्दी ही मेरे घर पर लोहे की चद्दर वाली छत बनवा देंगे। अरे तो और उससे मैं क्या कहता? कब से यहाँ पर बैठकर अपना रोना रो रहा था। उसकी समस्या का आखिरकार क्या हल करने वाले हो? अरे करना क्या है? कुछ नहीं, उसको एक उम्मीद दे दी। बस मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं जो इन गरीबों पर लुटाता फिरूं। लेकिन मेरे पास उसके लिए एक योजना है। अरे बताओ बताओ, ऐसी क्या योजना है? आप तो जानते ही हो, फायदे का सौदा मैं कभी नहीं छोड़ता। सरपंच जी, आप गोपाल को छत बनाने के लिए हाँ कह दो और उसके बदले में उससे कहो कि अपनी जमीन वह हमें दे दे। जमीन बेचकर हम मुनाफा ही पाएंगे। उसकी जमीन गांव में सबसे अच्छी जगह पर है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या गोपाल इसके लिए मानेगा? मैंने उसकी आंखों में चिंता देखी है। हाँ, उसकी चिंता ही उसे ले डूबेगी। लेकिन इसमें हमारा फायदा कहाँ हुआ? उसकी जमीन लेने के बाद उसकी छत तो हमें बनवानी ही पड़ेगी। अरे सरपंच जी, आप तो राजनीति वाले आदमी हैं, कुछ भी बहाना बनाकर कुछ भी कह दीजिएगा। हैं, उसकी छत बनवाने की हमें क्या जरूरत? कहीं ऐसा ना हो इस बार गांव वालों का क्रोध हम पर फूट जाए। अरे कैसी बातें करते हो सरपंच जी? आज से पहले हमने मिलकर कितना कुछ संभाला है और हम कह देंगे कि गोपाल हमसे पैसे ले जा चुका है, लेकिन उसने खुद ही वह पैसे उड़ा दिए और अपना घर नहीं बनवाया। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम योजना गजब बनाते हो। हाँ, तो कल हम दोनों मिलकर गोपाल के घर जाएंगे। पहले उसकी जमीन हथियानी पड़ेगी। गोपाल अपने घर पहुंच जाता है। आपने सरपंच जी से बात की क्या? क्या वह हमारी मदद करेंगे? मेघा, इन राजनीति वाले लोगों को तो तुम जानते ही हो। सरपंच ने वही राजनीति वाली भाषा बोली। उसने कहा वह सोच विचार कर निर्णय लेगा। लेकिन इसमें सोचना क्या है? हमारा घर कभी भी टूट सकता है। मेघा, या सरपंच जैसे लोग अपना फायदा देखे बिना कुछ भी नहीं करते। अब मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरे घर का क्या होगा। पिताजी चिंता मत करिए, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देंगे। बेटा, तुम्हारी भगवान में आस्था देखकर मुझे अच्छा लगा।
लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है भगवान ने हमसे मुंह फेर रखा है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और सरपंच ने भी कोई सीधा उत्तर नहीं दिया है। आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अरे गोपाल, क्या बातचीत चल रही है भाई? और तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे क्या बताऊं किशन, मेरी किस्मत ही फूटी है। घर पर एक पक्की छत भी नहीं बना पाया। अरे तुम इतने उदास क्यों होते हो गोपाल? सब ठीक हो जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है और वह अपने सही समय पर ही होता है। तुम इतनी चिंता मत करो, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। हाँ किशन, ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन बेचारे गांव वाले भी क्या करें? सभी गांव वाले गरीब ही हैं। बस धीरे धीरे करके लोगों ने ये अपने घर मजबूत कर लिए, लेकिन मैं वह भी नहीं कर पाया। अरे तुम फिक्र मत करो। क्या तुमने सरपंच जी से बात की? हाँ किशन, सरपंच जी से बात की। उन्होंने कहा सोच कर बताएंगे। अरे सरपंच जी के तो क्या ही कहने, वो तो बस पूरे गांव को लूटता फिरता है। अपने लिए पक्के महल तैयार कर लिए। गांव वालों की जमीन बेच बेच कर गांव का जमींदार और सरपंच मिलकर ये सब काम करते हैं, इसलिए दोनों मालामाल हो गए। बात तो तुम सही कह रहे हो किशन, लेकिन इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन बची है। ऐसा लगता है धीरे धीरे करके यह दोनों भी हथिया लेंगे। अब मेरी छत बनवाने के लिए भी ना जाने मुझसे क्या मांग करेंगे। फिक्र मत करो, हम गरीबों से वह क्या ही मांग लेंगे। नहीं नहीं मेघा भाभी, इन लोगों को नहीं जानती आप। वो बहुत लालची है। अपना फायदा देखे बिना वो किसी का भला नहीं करते। किशन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो मुझे भी इस बात का डर सताने लगा है कि आखिरकार वो मुझसे क्या मांगने वाले हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। गोपाल, तुम चिंता मत करना, मैं चलता हूँ। हाँ किशन, ठीक है। बातों ही बातों में रात हो जाती है और अगली सुबह जमींदार और सरपंच गोपाल के घर पर पहुंच जाते हैं। गोपाल, ओ गोपाल, अरे घर से बाहर निकल। अरे जमींदार जी, सरपंच जी, आप दोनों यहाँ? गोपाल, कल अपनी फरियाद लेकर तुम आए थे ना, उसका हल हमने ढूंढ निकाला है। घर के भीतर आइए, बैठिए, आपके लिए चाय बनवाता हूँ। अरे नहीं नहीं गोपाल, घर के बाहर ही ठीक है। पहले समस्या के हल पर बात कर लेते हैं, बाकी सब तो बाद में होता रहेगा। हाँ ठीक है, सरपंच जी बताइए। देखो भाई गोपाल, मैंने जमींदार जी से तुम्हारे दुख के बारे में खूब चर्चा की और उसका हमने एक हल निकाला। हम तुम्हारी छत बनवा देंगे, उसके बाद तुम्हारा घर भी नहीं गिरेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सरपंच जी। बताइए, आप कब तक मेरी छत बनवा रहे हैं? देखो गोपाल, बात ऐसी है कि छत तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी एक काम करना होगा। हाँ हाँ सरपंच जी बोलिए, उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो गोपाल, अब तुम भी तो यह जानते ही हो कि सरपंच जी के पास इतना पैसा नहीं है जो खर्च करके वह तुम्हारी छत बनवा दे। लेकिन हाँ, अगर तुम यह वादा करते हो कि बदले में तुम अपनी जमीन हमें दे दोगे, तो फिर हम छत बनवा सकते हैं। तुम्हारी जमीन को बेचकर उस पैसे से हम तुम्हारी छत बनवा देंगे। हमारे पास अच्छे खरीदार हैं। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास एक वो जमीन ही तो है जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भरता है। वही जमीन अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर छत तो बन जाएगी, लेकिन उस छत के नीचे हम लोग भूखे मरेंगे। यह सब कुछ तुम्हें सोचना है। हम तो तुम्हारे सामने तुम्हारी समस्या का हल लेकर आए थे। अब तुम ही अगर तुम्हारा भला चाहते हो, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और ऐसे में तुम्हारा घर गिर गया तो तुम कहाँ जाओगे? क्या सच में आपको लगता है कि यही आखिरी रास्ता है? हाँ हाँ गोपाल, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हें यही करना होगा। देखो, हम तुम्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं बता रहे, तुम्हारी मर्जी। अब तुम घर बचा लो या फिर जमीन अपने पास रख लो। मैं आपको सोचकर बताता हूँ। तो ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। तुम सोच कर बताना गोपाल, ऐसा ना हो फिर देर हो जाए। ठीक है सरपंच जी। ठीक है जमींदार जी, मैं आपको जल्दी ही निर्णय करके बताता हूँ। इतना कहकर सरपंच और जमींदार गोपाल के घर से चले जाते हैं। मेघा, क्या तुमने इन दोनों की बातें कुछ सुनी? हाँ जी, मैंने सब साफ साफ सुना। यह तो सीधे तौर पर हमारी जमीन का सौदा करने आए थे। इसका मतलब ये हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर जमीन ही बेचनी होती तो वह तो हम खुद भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास अच्छे खरीदार हैं, जिससे हमारी छत आराम से बन सकती है और हमें कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं उलझन में हूँ, आखिरकार मैं क्या करूँ? आप थोड़ा दिमाग लगाओ और एक बार और सोचो। हमारे खराब हालात का फायदा जमींदार और सरपंच उठा रहे हैं। वह हमारी जमीन हमसे हथियाना चाहते हैं। जमीन बेचकर अगर हमने छत बनवा भी ली तो उसके बाद हम खाएंगे क्या? तुम ठीक कह रही हो मेघा, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। आखिर मैं और क्या करूँ? तभी जोरदार बिजली के साथ बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई। और यह बारिश जब एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती।
अब मैं क्या करूँगा? आप इतना घबराओ मत, यह तो बरसात की पहली ही बारिश है। मेघा, हमारे घर में इतनी ताकत नहीं, इस पहली बारिश को भी झेल लें। हमारा घर जर्जर हो गया है, वो कभी भी गिर सकता है। अब हम क्या करेंगे? पिताजी, अगर हमारा घर गिर गया हम फिर रहेंगे कहाँ? बेटा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है, जमींदार की बात मान लेनी चाहिए? मुझे लगता है इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पिताजी, हमारी छत टपकना शुरू हो गई है और पीछे वाली दीवार, वहाँ से भी पानी नीचे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दीवार गिरने वाली है। हे भगवान, हम पर कृपा दिखाओ, ऐसे कहर बनकर मत बरसो, हमारा घर गिर जाएगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो। आप एक काम करिए, इसी वक्त जाइए और सरपंच और जमींदार से कहिए कि हम जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ मेघा, मुझे भी यही आखिरी रास्ता नजर आ रहा है, मैं अभी जाता हूँ। बारिश में भाग भाग कर गोपाल सरपंच के घर पहुँचता है। अरे सरपंच जी, जमींदार जी, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे थोड़ी देर पहले ही तो हम तुम्हारे घर से आए हैं, क्या तुम्हें इतनी जल्दी निर्णय भी कर लिया और बारिश में भीगते हुए आ रहे हो? तुम कल भी आ सकते थे या बारिश बंद होने का इंतजार कर लेते। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मेरे घर की छत टपकने लगी है। मेरे घर की एक दीवार कभी भी गिर सकती है और एक दीवार गिरी तो पूरा घर गिर जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपना घर ठीक कर सकूं और बरसात में सुख चैन से रह सकूं। ठीक है गोपाल, जैसा तुम कहो, हम तुम्हारे लिए खरीदार ढूंढ देंगे और फिर खरीदार मिलते ही हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है ना? आपका खरीदार कितनी जल्दी मिल जाएगा? क्या आप मुझे उससे पहले पैसे नहीं दे सकते? अब हमारे पास भी कौन सा पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हें दे दे। पहले खरीदार ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे। इतना तो तुम्हें इंतजार करना ही होगा। ठीक है सरपंच जी, लेकिन जल्दी कीजिए। हाँ हाँ गोपाल, ठीक है। बारिश हो रही है, अगर रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो। नहीं नहीं सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर वालों की चिंता है। ठीक है भाई, ये तुम्हारी मर्जी। गोपाल सरपंच के घर से निकल जाता है। यह शिकार तो जाल में फंस गया। मैंने कहा था ना, आपसे खरीदार तो मैंने पहले ही ढूंढ रखा था और वह हमें 5 गुना ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार है। इसकी जमीन तो हम कल ही बेच डालेंगे। लेकिन फिर इससे पैसे देने पड़ेंगे। अरे मैंने आपसे पहले ही कहा है, कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहिए। हम इसे कह देंगे कि अभी हमें खरीदार नहीं मिला। तुम ठीक कहते हो, इसे तो कोई भी बहाना देकर भगा ही सकते हैं और गांव के सरपंच का कोई क्या ही कर लेगा। यह हुई ना बात सरपंच जी। गोपाल अपने घर पहुंचता है। मेघा, तुम ठीक तो हो ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा देर ठीक नहीं रहेंगे। यह दीवार और छत कभी भी गिर सकती है। अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारा घर गिरने से कोई नहीं बचा पाएगा। सरपंच और जमींदार ने क्या कहा? उन्होंने कहा वो खरीदार ढूंढेंगे, जब खरीदार उन्हें पैसे देगा तभी वह मुझे पैसे दे पाएंगे, उससे पहले वह मेरी मदद नहीं कर सकते। जमीन के लिए खरीदार मिलना जरूरी है। मुझे दाल में कुछ काला लगता है, कहीं ये दोनों मिलकर हमें फंसा तो नहीं रहे? अब तो भगवान ही जाने मेघा कि क्या हो रहा है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी देखिए, यह दीवार थोड़ी सी गिर रही है। हे भगवान बेटा, तुम हमारे पास आ जाओ, उस तरफ मत जाओ, वो दीवार गिरना शुरू हो गई है। हाँ मेघा, इस तरफ आ जाओ, इस कोने में बैठो। वो दीवार आधी से ज्यादा गिर चुकी है, उधर मत जाओ, सारा पानी अंदर आ रहा है। आखिरकार अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हम पर थोड़ा रहम दिखाओ, ये रात किसी तरह बीत जाए, फिर सुबह कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रो मत मेघा, और बेटा तू भी मत रो, तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, कोई समाधान जरूर निकलेगा। मेघा, गोपाल और उनका बेटा पूरी रात घर के एक कोने में बैठे रहते हैं और सोते नहीं हैं। सुबह होते ही किशन वहाँ पर आ जाता है। अरे गोपाल, तुम्हारे घर तो आधी दीवार गिर गई है, आखिरकार तुमने यहाँ रात कैसे काटी? अरे हे भगवान, जल्दी इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो सब इसके नीचे दब जाओगे। किशन, हम तो पूरी रात नहीं सो पाए भाई, बस इस घर की दीवारों और छत को ही देखते रहे।
ये दीवार हमारे सामने आधी गिर गई, लेकिन फिर हम आधी रात को कहाँ जाते, इसलिए हम इस घर के अंदर ही बैठे रहे। क्या सरपंच ने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया? उन्होंने मुझे अपनी जमीन बेचने के लिए कहा, और जिसके लिए वह खरीदार ढूंढ रहे हैं। जब खरीदार पैसा देगा तभी कुछ हो पाएगा। इसका मतलब उन्होंने अपनी चाल चल दी। गोपाल, वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी जमीन हथियाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है किशन। आखिरकार मैं करूं तो क्या? एक बार फिर से उन दोनों से मिलकर देखो, क्या पता उन्हें कोई उपाय निकाला हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है भाई, तुम भी चलो। भाभी, आप तब तक मेरे घर में रुकिए। इस घर के छत को कभी भी गिरने की आशंका है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। ठीक है भैया, हम आपके घर जाते हैं। चलो किशन, जल्दी चलो, बारिश भी थोड़ी रुक गई है। गोपाल और किशन सरपंच के घर पहुंचते हैं। सरपंच जी, गोपाल बहुत मुसीबत में है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसकी मदद कीजिए। अरे किशन, गोपाल के बारे में मैं जानता हूँ और इस पर आई विपत्ति का मुझे अंदाजा है, लेकिन इसने हमारे पास अपनी जमीन बेची है। अब जब तक खरीदार नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। गोपाल का घर गिरने लगा है। सरपंच जी, जल्दी से कुछ नहीं किया तो गोपाल बेघर हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो गोपाल, तुम घर जाओ, हम कुछ करते हैं। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। मैं खरीदार मिलते ही तुम्हारे घर पर खुद आऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ठीक है सरपंच जी, अब हम चलते हैं। किशन और गोपाल सरपंच के घर से चले जाते हैं और जमींदार सरपंच के घर पहुंचता है। अरे सरपंच जी, सुबह सुबह जाकर गोपाल की जमीन में बेच आया। जैसा मैंने कहा था, 5 गुना ज्यादा दाम में बेची। ये लीजिए, आधे पैसे आपके और आधे मेरे। लेकिन वो गोपाल अपना रोना लेकर यहाँ आया था, किशन भी उसके साथ आया था। उसका घर गिरना शुरू हो गया है, हम उसे क्या जवाब देंगे? इतना मत सोचिए सरपंच जी, अपना इंतजाम वो खुद ही कर लेगा। सारे गरीब किसानों का घर अगर हम बनवाएंगे तो हम भी कंगाल हो जाएंगे। इतना मत सोचिए। ठीक है, हमें क्या, हमें तो हो हमारे पैसे मिल है, बस यही काफी है। किशन और गोपाल घर पहुंचते हैं। किशन, मेरा तो पूरा घर गिर चुका है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये तो बड़ी समस्या है। अब क्या होगा? सरपंच और जमींदार कुछ अलग ही खेल खेल रहे हैं। गोपाल, तुम मेरे घर पर ही रहो, आगे हम कुछ देखते हैं। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा किशन भाई। अरे इसमें उपकार की कोई बात नहीं, तुम यही रुको, मैं थोड़ा गांव में घूम कर आता हूँ, मुझे कुछ काम है। किशन गांव में पता करने जाता है कि क्या किसी ने गोपाल की जमीन खरीदी है और उसे सच का पता चलता है। गोपाल, गोपाल, मेरी बात सुनो। अरे किशन, तुम तो गांव का चक्कर मारने गए थे ना, क्या हुआ? मुझे गांव वालों से पता चला है कि आज सुबह तुम्हारी जमीन जमींदार ने किसी को बेच दी, वो भी 5 गुना ज्यादा दाम में। वहाँ तुम्हारी जमीन देखने भी आए थे। आसपास जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया तुम्हारी जमीन बिक चुकी है और तुम्हें जमींदार और सरपंच ने बेवकूफ बनाया है। वह तुम्हें जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे, उनकी वजह से तुम बेघर हो गए हो। मुझे अभी कुछ करना होगा, चलो सरपंच के घर चलते हैं। लेकिन तुम आगे चलो और सरपंच का सच सबके सामने लाने का मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है किशन, तुम जैसा कहो। गोपाल अपने बीवी बच्चों के साथ सरपंच के घर की तरफ जाते हैं और किशन पीछे से पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आता है। सरपंच जी, आपने मेरा साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ गोपाल, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अन्याय की बात कहाँ से आ गई? मुझे पता है मेरी जमीन बिक चुकी है, वो भी 5 गुना ज्यादा दाम में, लेकिन आप लोग जानबूझकर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। आपने मेरी जमीन भी हथिया ली और मेरी मदद भी नहीं की। मैं बेघर हो चुका हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? अरे अच्छा, तो तेरे सामने सच्चाई आ गई। हाँ, हमने ऐसा ही किया है जैसा तुझे पता चला है। लेकिन अब तू क्या कर लेगा? तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मैं जाकर गांव वालों को सब सच बता दूंगा। मैं कह दूंगा कि आपने मुझसे मेरी जमीन हथियाई है और मुझे बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। आपका सारा षड्यंत्र मैं गांव वालों के सामने रख दूंगा। तुझे लगता है तू कहेगा और गांव वाले तेरी बात मान लेंगे? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। गांव वाले सिर्फ मेरी बात मानेंगे और मैं उन्हें बता दूंगा कि हम तुझे पैसे दे चुके हैं और तूने पैसे उड़ा दिए और अपना घर नहीं बनवाया, इसीलिए तू बेघर हो गया है। सब तेरी गलती है। हमारी पोल खोलने चला है। हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, तेरी जुबान काट देंगे।
फिर लंगड़ा लूला होकर गांव में भीख मांगेगा। हमसे मत उलझ, जा यहाँ से चला जा। तुम पापी नीच इंसान हो, कैसी बातें कर रहे हो? हमसे बदतमीजी मत कर और निकल जा मेघा यहाँ से। अपने पति और बेटा को भी ले जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार तुम दोनों का असली रूप सामने आ ही गया। प्यार मोहब्बत का जो तुम नाटक करते हो और गांव वालों की मदद करने का जो नाटक करते हो, उसकी पोल खुली गई। किशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सारा गांव वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा असली चेहरा देखने आए हैं और तुम्हें सबक सिखाने भी। गांव वालों, इन्हें खूब मारो और इनके पास जो पैसे हैं वो गोपाल के हैं, उन्हें गोपाल को दे दो। गांव वाले सरपंच और जमींदार को खूब पीटते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन। तुम्हारी वजह से आज गांव वालों के सामने सच्चाई आई और तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन अब मेरे घर का क्या होगा? वो सब भी मैंने सोच रखा है, तुम चिंता मत करो, खुश हो जाओ। किशन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशन गोपाल की जमीन के खरीदार को पैसे वापस कर देता है और जमीन वापस ले लेता है। सारा गांव चंदा इकट्ठा करता है और गोपाल के लिए लोहे की चद्दर की छत वाला घर बनवा देते हैं। इस तरह गांव वाले मिलजुल कर रहते हैं और जमींदार और सरपंच को गांव से बाहर निकाल देते हैं। किशन की ईमानदारी को देखते हुए गांव वाले उसे गांव का नया सरपंच बना देते हैं। इस तरह सरपंच और जमींदार को मिलता है अपने बुरे कर्मों का फल और किशन को मिलता है अपने अच्छे कर्मों का फल। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं मोहन, आज रुकना नहीं है। अगर आज रुक गया तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बस थोड़ा और। मोहन कड़ी धूप में तड़के से खेत में अकेला काम कर रहा था। मोहन को कहानी वीडियो बनाने के लिए यूजफुल रहेगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा जरूरी से।